2 मंजिला पक्के मकान वाले मोहल्ले में बहू का 4 मंजिला पेड़ घर। आज अनुपमा के पेड़ घर 2 नई छोटी बहुएं आई। अनुपमा की बड़ी बहुओं ने पूरे पेड़ घर को दुल्हन की तरह ही सजाया। देखने वालों की नजर उस पर से हट नहीं रही थी। पूरे 4 मंजिल का पेड़ घर आज लाइटों और फूलों से चमक उठा है। कितना सुंदर नजारा है, मानो हम यहाँ घूमने आए हों। हमने काबिल लोगों को ही ये पेड़ घर रूप में सौंपा है। आज उन्होंने इसे हमारे घरों से भी बेहतर बनाकर खड़ा कर दिया है। अरे कहाँ तो ये बेचारे 4 दीवारी के मारे नारे फिर रहे थे। मानो या ना मानो, अनुपमा की बहुओं ने खूब दिमाग लगाया इसे पेड़ को घर में बदलने में, और डालों पर टंगे हाथों से बने लैंपों का तो जवाब ही नहीं। सभी लोग इसी तरह पेड़ घर की तारीफ किए थक नहीं रहे थे। अनुपमा ने अपनी दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश किया। अंदर जाने पर बहुओं ने 4 मंजिला पेड़ घर खूब निहारा और फिर उसकी तारीफ की। पेड़ घर अंदर से बिल्कुल चकाचौंध पड़ा हुआ, बिल्कुल शादी के घर की तरह। अनुपमा की बड़ी बहुओं ने छोटी बहुओं के कमरे भी काफी अच्छे से सजाए, लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो लोग पेड़ का 4 मंजिला घर बनाकर क्यों रह रहे थे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उन्होंने पेड़ में ही अपना बसेरा जमा लिया। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। माँ जी, खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतनी गर्मी में खाने का एक निवाला भी मुंह में रखना अच्छा नहीं लगता। बहू, मुझे तो तू बस कहीं से ठंडा पानी लाकर पिला दे। माँ जी, बर्फ डालकर जो पानी मटके में ठंडा किया था वो भी अब गर्म हो चुका है। मैं पड़ोस से थोड़ी बर्फ ले आती हूँ, फिर आपको ठंडा पानी कर कर दे दूंगी। पल्लवी अनुपमा को ठंडा पानी पिलाने के लिए पड़ोस से बर्फ लेकर आई। उसने उस बर्फ को पानी से भरे मटके में डाला और फिर अनुपमा को बर्फ का ठंडा पानी दिया। अनुपमा के परिवार, उसके 4 बेटे, 2 बहुएं और उसका बीमार पति था। जहां 2-2 मंजिल के पक्के मकान बने हुए थे, वहीं उसका पूरा परिवार एक छोटी सी कुटिया में रहकर समय काट रहा था। माँ, मैं पिताजी की दवाई ले आई हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि अभी कुछ महीने और इलाज चलेगा, उसके बाद पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस छोटी सी कुटिया में रहकर परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मोहल्ले में एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ खड़ा हुआ था जिसकी लंबाई लगभग 4 मंजिला घर के बराबर थी। मोहल्ले के लोग कभी उसके आसपास बैठकर समय बिताया करते। वो पेड़ अपने आकार की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। कभी कभी अनुपमा का परिवार भी उस पेड़ के पास जाकर कुछ सुकून के पल बिताया करता। माँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। हम काम करके इतनी दूर से धूप में लौटते हैं, लेकिन घर आकर हमें रत्ती भर भी सुकून नहीं मिलता। हाँ माँ, पूरा घर सारा दिन धूप से तपकर गर्म हुआ रहता है। ऊपर रात में भी यहाँ कितना भपका रहता है। पिताजी की तबीयत तो पहले से ही खराब चल रही है, ऐसे में आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। सही कह रहे हो बेटा, हमारी कुटिया गर्मी में नरक जैसी महसूस होती है, लेकिन इस कुटिया की वजह से हमारे सर पर छत है, वरना हम जैसे गरीब आजकल मारे मारे फिरते हैं। तो क्यों ना माँ, हम गर्मी का मौसम बड़े पेड़ के पास रहकर काट दें। बड़े पेड़ के पास? हाँ माँ, जिस तरह हम वहाँ उसकी छांव में बैठकर घंटों बिता देते हैं, उसी तरह हम कुछ दिन वहाँ रह भी सकते हैं। बेटा, कुछ समय बिताने में और बसेरा जमाने में फर्क होता है। हम इस तरह वहाँ खुले में नहीं रह सकते। वैसे भी वहाँ बहुत लोग आते जाते हैं। लेकिन माँ जी, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। कम से कम कुछ दिन हम इस गर्मी से तो बच जाएंगे। हम वहाँ तिरपाल डालकर रहेंगे। अनुपमा को ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गर्मी को देखते हुए अनुपमा वहां जाने के लिए राजी हो गई। उनके घर में जो भी थोड़ा सा सामान था वो उसे लेकर पेड़ की तरफ चल पड़ी। शाम हो रही थी। चारों बेटों ने मिलकर पेड़ के पास एक तिरपाल से टेंट बना दिया और सभी उसमें बैठ गई। वैसे यहाँ पर काफी ठंडक है और यहाँ खुले में हवा भी लग रही है। हवा तो है, लेकिन यहाँ पर मच्छर भी बहुत है। अब हम इन मच्छरों से कैसे बचाव करें? देवर जी, मैं यहाँ पर मच्छरों का तेल भी लेकर आई हूँ। कुटिया में हमें बहुत पसीना आता था, जिसकी वजह से तेल लगाने से जलन होती, लेकिन यहाँ हम आसानी से तेल लगाकर सो सकते हैं। पूरा परिवार टेंट के नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। वैसे तो वो उस पेड़ के पास अक्सर आया करते थे, लेकिन पहली बार वो वहां सो रहे थे और खुले में गर्मी न लगने की वजह से उन्हें काफी अच्छी नींद आई। कई दिन बाद आज पूरा परिवार सुकून की गहरी नींद ले रहा था, लेकिन सुबह जो उन्होंने वहां देखा, उसे देखकर वो पूरी तरह उलझ गई। अरे, ये पेड़ से इतने सारे पत्ते हम पर कैसे आकर गिर गए? भैया, भैया, माँ, उठिए। क्या हुआ नीरज? क्यों नींद खराब कर रहा है? सोने देना। लेकिन नीरज ने इस पर और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ बेटा? नीरज क्यों इस तरह सुबह सुबह हल्ला काट रहा है? इस पर नीरज ने उन्हें उनके ऊपर और आसपास
पड़े पत्तों की तरफ इशारा किया, जिन्हें देखकर सभी की नींद खुल गई। हे भगवान, अचानक ही पेड़ से इतने पत्ते कैसे गिर गए? क्या हो सकता है? अब कोई भूत यूं आकर हम पर इस तरह पत्ते बिछाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा रात को आंधी आई होगी। रात को इतनी तेज आंधी आई और पेड़ की डालें तक टूट गई हैं, हमें पता ही नहीं चला। तुम सब अब इस बारे में बातें करना बंद करो और शुक्र मनाओ भगवान का कि हम सब सुरक्षित हैं। अब चलो घर चलते हैं, बाकी सामान भी तो लेकर आना है ना। अनुपमा की बात मानकर पूरा परिवार वापस घर की तरफ बढ़ा, लेकिन उन्होंने वहां भी कुछ ऐसा पाया जिसे देखकर उन्हें तेज का झटका लगा। उनकी कच्ची कुटिया पूरी तरह से गिरकर ढह चुकी थी। अरे, कल तो हम अपनी कुटिया को सही सलामत छोड़ कर गए थे और आज इसकी ये हालत कैसे हो गई। हम एक दिन बाहर सुकून का क्या काटने गए, हमसे हमारा इकलौता छोटा सा घर भी छिन गया। लेकिन सिर्फ आंधी से हमारा घर कैसे ढह सकता है, और इतनी तेज आंधी आने पर भी हमें कुछ पता क्यों नहीं चला? ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि हम कई दिनों बाद चैन की बेखबर नींद सोए। पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे और वो खड़े हुए अपनी टूटी हुई कुटिया को निहार रहे थे कि तभी वहां एक आदमी आया। अरे, रात आप सभी कहाँ थे? आपकी गैर मौजूदगी में भूकंप की वजह से आपका घर ढह गया। भूकंप का नाम सुनते ही सभी की आंखें फट गईं। भूकंप? क्या रात आंधी नहीं आई थी? अरे, आप सब शहर के बाहर थे क्या जो आपको पता नहीं चला? रात को भूकंप आने पर जब आपके घर के गिरने की आवाज हुई तब हम सभी दौड़े चले आए, लेकिन हमने देखा कि आप थे ही नहीं यहाँ पे। शुक्र मनाइए भगवान का कि ये कुटिया आपकी गैर मौजूदगी में गिरी, नहीं तो आपको काफी चोट आ जाती। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। चोट तो हमारे दिल पे लगी है हमसे हमारा घर छीनने के बाद। अब अनुपमा के परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस पेड़ पर ही लौट गए। मोहल्ले के सभी लोगों को पता चल चुका था कि उनका घर ढह चुका है, इसलिए सभी ने उन्हें मोहल्ले के पेड़ के पास रहने की इजाजत दे दी। अब दिन में अनुपमा का पूरा परिवार उसी तिरपाल के नीचे रह रहा था। हालांकि यहाँ गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ खुले घर के काम करना अजीब लगता है। अजीब तो मुझे भी लगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इधर उधर भटकने से तो अच्छा हम यहीं थोड़ा समय बिता ले। पिताजी को भी आराम की जरूरत है, ऐसे में हम उन्हें लेकर घर की तलाश में नहीं निकल सकते। साथ ही माँ जी भी इसके लिए हामी नहीं भरेंगी। बहुओं को पेड़ के नीचे बर्तन, कपड़े धोना और खाना बनाना पड़ता, जिससे उन्हें काफी झिझक लगती थी। उन्हें इस तरह मजबूरी में पेड़ के पास बसा देख मोहल्ले वालों को उनके लिए बहुत बुरा लगता। पूरा परिवार किसी तरह उस पेड़ के नीचे अपना गुजारा कर रहा था। फिर एक दिन, सुनिए, आसपास कोई छोटा सा कमरा देख लीजिए ना, यहाँ खुले में रहना हमें ठीक नहीं लगता। अरे, शुक्र मनाओ आरती के हमें मोहल्ले में ही रहने को जगह मिल गई, नहीं तो हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ जाता। और इतनी महंगाई में कोई छोटा कमरा ले पाना तो आसान नहीं है। छोटी सी जगह की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुओं के पति उनकी मुश्किल को समझते, लेकिन वो पूरी तरह से मजबूर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब अनुपमा के छोटे बेटे भी अब काम की तलाश में भटक रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कहीं मजदूरी करने को मिल गई। वहीं दोनों बड़े बेटे एक बढ़ई की दुकान पर छोटा मोटा लकड़ी काटने का काम किया करते। भाभी, ये यहाँ पेड़ के पास इतना बड़ा पत्थर क्यों रखा हुआ है? आज से पहले कभी इस पर ध्यान नहीं गया। क्या पता किसने यहाँ इतना बड़ा पत्थर रख दिया, जैसे यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ हो। भाभी, क्यों ना हम इस पत्थर को हटा कर देखें, क्या पता यहाँ पर हमारे लिए सच में खजाना गड़ा हुआ हो। अरे बहू, इतने गौर से खड़ी हुई इस पत्थर को क्यों निहार रही हो? ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें इस पत्थर में? हाँ माँ जी, हम सोच रहे थे कि कहीं इस पत्थर के पीछे कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ है। हे भगवान, क्या तेरे चाचा ने यहाँ खजाना छुपाया हुआ है? जल्दी से आकर अपने ससुर जी को उनकी दवाइयाँ दे दो। अनुपमा के बुलाने पर दोनों बहुएं वहां से वापस तिरपाल में आ गई, लेकिन आरती के मन में उस पत्थर को हटाकर देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब अनुपमा और अमरीश सो गए तो आरती फिर पल्लवी को लेकर उसी पत्थर के पास गई। दोनों बहुओं ने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को वहां से हटाया तो उसके पीछे कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ का खुला हुआ हिस्सा था। देख लिया आरती कि यहाँ पर क्या है? यहाँ से पेड़ का तना खुला हुआ है, इसीलिए किसी ने इसके आगे पत्थर रख दिया। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन भाभी जरा देखिए तो सही, इतने बड़े पेड़ का तना अंदर से खोखला है, इसमें तो पूरा घर बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी पुराना पेड़ है और साथ ही ज्यादा बड़े पेड़ों का तना एक समय बाद खोखला हो जाता है। अब ये मत कहना कि हम इसमें घर बनाकर रहेंगे।
वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। आप खुद सोचिए ना, हमारे पति लकड़ी काटने का ही तो काम करते हैं, वो आसानी से इस पेड़ को काट कर रहने लायक बना सकते हैं। आरती, हमारे पति पहले से ही काफी मेहनत करते हैं, हम उनसे ये सब नहीं करवा सकते। इसके बारे में तो हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा। शाम को जब सोहन और पूरब काम पर से लौटे तो आरती ने उन दोनों पेड़ घर बनाने की बात की, जो कि दोनों पतियों को काफी अजीब लगी। वहीं बहुओं के दोनों देवर उसके लिए पूरी तरह राजी थे। देखो आरती, नीरज और अनुज, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये पेड़ घर वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ भैया, हम कहानियों की तरह ही असल में एक पेड़ घर बनाएंगे। ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन याद रहे हमें पहले ही काफी नुकसान हो चुका है और नुकसान हम नहीं झेल पाएंगे। सोहन की बात को ध्यान में रखते हुए आरती, अनुज और नीरज पेड़ घर बनाने की सोची। उन्होंने सोहन और पूरब से जरूरत का कुछ सामान मंगाया और काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पेड़ के खुले हुए हिस्से को और काटकर एक दरवाजा बना दिया। उसके बाद आरती ने अंदर से सारे पेड़ की सफाई की। अनुज और नीरज ने अंदर से घिसाई करके लकड़ी को चिकना बना दिया और साथ ही दोनों तरफ 2 छोटी खिड़कियां भी बना दी। उसके बाद तीनों अनुपमा, पल्लवी और अमरीश को वहां लेकर आए। अरे, ये पेड़ जितना बाहर से बड़ा लगता है, अंदर से तो उससे भी 2 गुना बड़ा लग रहा है। इसमें तो रहने के लिए काफी जगह है। माँ जी, भाभी जी, अब से हम पेड़ के बाहर नहीं बल्कि पेड़ के अंदर रहेंगे। और उसी दिन से सभी ने पेड़ के अंदर रहना शुरू कर दिया। पेड़ अंदर काफी अंधेरा था, जिस पर बहुओं ने लालटेन लगाकर उजाला किया। बड़े बेटों को भी ये बाहर टेंट लगाकर रहने से काफी बेहतर लगा। एक रात सभी पेड़ घर के अंदर सोने के लिए लेटे हुए थे। जरा ऊपर तो देखो, हम यहाँ नीचे रह रहे हैं, लेकिन ये पेड़ अंदर से भी कितनी ऊंचाई तक खोखला है। अरे सच कहूं तो मुझे अंदर से इसकी अंधेरी ऊंचाई देखकर डर लग रहा है। आप सही कह रहे हैं देवर जी, ऊपर देखना काफी डरावना लग रहा है। एक आइडिया आया, क्यों ना हम जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक लकड़ी का लेंटर डाल लें। हे भगवान, आरती बहू के दिमाग में तो न जाने कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। वैसे माँ, मुझे लगता है भाभी सही कह रही हैं। जब इतना काम हम कर चुके हैं तो क्यों ना हम ये भी करके देखें। भैया, मुझे तो लगता है कि हमें ये पूरा पेड़ बरतना चाहिए। जब हम इसमें रह ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसे अच्छे से इस्तेमाल में लें। और बिना किसी की बात माने यही सोचकर आरती, अनुज और नीरज ने पेड़ में और काम करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ के अंदर के तख्ता लगाए जो पेड़ के अंदर लेंटर का काम कर रहे थे। इसके बाद अनुज ने उस पर चढ़ के उसकी मजबूती को चेक किया। भाभी, ये तो इतना मजबूत है कि इस पर आराम से खड़े हो सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर दूसरी मंजिल भी बना लें। नीरज और आरती को अनुज का आइडिया पसंद आ गया तो उन्होंने उसकी बात मान ली। नीरज ने लकड़ी की कटाई करके ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाई। वहीं अनुज, आरती ने वहां से काटकर छोटी सी खिड़की और गैलरी बना दी और इस तरह अब उनका पेड़ घर 2 मंजिला हो चुका था। अरे, 2 मंजिल घर बनने के बाद भी अभी भी यहाँ ऊपर 2 मंजिल की जगह बची हुई है, तो क्यों ना हम इसे भी रहने लायक बना ले। नहीं अनुज, अभी के लिए इतना काफी है। जब तुम्हारी शादी पर हम इसका कुछ करने की सोचेंगे। इस पर तीनों हंस पड़े। पूरे परिवार को गर्मियां उस पेड़ घर में सुकून से कट रही थी, क्योंकि अब वो 2 मंजिला हो चुका था। तो आधे लोग ऊपर और आधे लोग नीचे रहा करते। धीरे धीरे कुछ समय बाद ही चारों बेटों का काम अच्छा चलने लगा। वहीं फिर अमरीश और अनुपमा ने अपने दोनों छोटे बेटों की भी शादी करने की सोची। आखिर जैसा भी है तो ये हमारा घर ही ना। हमने कितनी आराम से यहाँ इतना समय बिता दिया। अगर हम यहाँ 2 बहुओं को और ले आए तो इसमें कोई बुराई नहीं। इस बार अनुपमा ने अपने चारों बेटे और दोनों बहुओं से घर को 4 मंजिला बनाने को कहा। दोनों बड़े बेटे पहले से ही लकड़ी काटने में माहिर थे। सभी ने मिलकर घर को 4 मंजिला करने के साथ साथ उसे और भी सुंदर बना दिया। अब उसमें लकड़ी का फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन और फूलों की सजावट भी थी। अनुपमा ने दोनों बेटों का रिश्ता गांव की लड़कियों से किया और गांव वालों को पेड़ घर काफी पसंद आया। कुछ दिन बाद नीरज और अनुज की भी शादी हो गई। दोनों बड़ी बहुओं ने मिलकर शादी के पेड़ घर को बड़े ही अच्छे से सजाया, जिसे देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। पूरे 4 मंजिल का पेड़ घर आज लाइटों और फूलों से चमक उठा। कितना सुंदर नजारा है, मानो हम यहाँ घूमने आए हो। हमने काबिल लोगों को ही ये पेड़ घर रूप में सौंपा है। आज उन्होंने इसे हमारे घरों से भी बेहतर बनाकर खड़ा कर दिया है। अरे कहाँ तो ये बेचारी 4 दीवारी के मारे नारे फिर रहे थे। मानो या ना मानो, अनुपमा की बहुओं ने खूब दिमाग लगाया इस पेड़ को घर में बदलने में, और डालों पर टंगे हाथों से बने लैंपों का तो जवाब ही नहीं।
सभी लोग इसी तरह पेड़ घर की तारीफ किए थक नहीं रहे थे। अनुपमा ने अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश किया। अंदर जाने पर बहुओं ने 4 मंजिला पेड़ घर खूब निहारा, फिर उसकी तारीफ की। पेड़ घर अंदर से बिल्कुल चकाचौंध पड़ा हुआ, बिल्कुल शादी के घर की तरह। अनुपमा की बड़ी बहुओं ने छोटी बहुओं के कमरे भी काफी अच्छे से सजाए। आते जाते लोग उस पेड़ घर को देखकर तारीफ करते। अब छोटी बहुएं भी वहां खुशी खुशी रह रही थी और अब सावन का महीना लग चुका था। मेरे चौथे मंजिल के कमरे में तो अलग ही हवा लगती है। यहाँ गैलरी में बैठकर कितना सुकून मिल रहा है। इस घने पेड़ के पत्तों की ओट में बैठकर बारिश का नजारा देखने का भी अलग ही मजा है। इसी तरह अब खूब बारिशें होने लगी, जिसकी वजह से अब पेड़ की लकड़ी फूलती जा रही थी। साथ ही पेड़ में कीड़े मकोड़े भी होने लगे। देखकर राधिका, वहाँ एक कांतर है, रुको मैं अभी इसे मारती हूँ। बारिश की वजह से हमारे पेड़ घर में काफी कीड़े मकोड़े हो गए हैं और मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। अब कीड़ों की वजह से परिवार की नींद भी उचट गई। वहीं लकड़ी लगातार फूलने की वजह से घर के दरवाजे बेकार हो गए। साथ ही गैलरी पर लगातार बारिश का पानी पड़ने से वो भी नीचे आ गिरी। हे भगवान, अच्छा हुआ मैं यहाँ से हट गई, नहीं तो ये मेरे सर पर ही गिर जाती। भगवान ने कृपा की बहू, वरना तुझे बहुत चोट आ जाती। मुझे लगता है कि हमारा इस घर में रहने का सफर अब खत्म होने वाला है। अनुपमा ने अपने बेटों को सारी बातें बताते हुए जनसेवा छोटा सा घर ढूंढने को कहा। अब चारों बेटों को घर ढूंढते ढूंढते 2 महीने हो चुके थे, लेकिन बड़े परिवार के हिसाब से उनके बजट में कोई घर नहीं आ पा रहा था। अब पतझड़ का मौसम लग गया और पेड़ घर सूखने लगा। पेड़ के सारे पत्ते झड़कर गिर गए, जिससे तेज आंधी और धूप सीधा घर के अंदर जाया करती। पेड़ कभी इंसानों के रहने का घर नहीं बन सकता। हम सिर्फ कुछ ही समय सुकून से यहाँ गुजार सकते हैं। अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ सोहन जी, पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, सारे पत्ते गिर चुके हैं। ये हर मौसम के हिसाब से इसी तरह रूप बदलेगा। अब हम यहाँ और नहीं रह पाएंगे। हम 2 महीने से लगातार घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़े परिवार के हिसाब से कोई जगह नहीं मिल पा रही है। क्यों ना मोहल्ले वालों से कुछ पैसे उधार ले ले, धीरे धीरे हम उनका उधार चुका देंगे, लेकिन अभी हमें घर की बहुत जरूरत है। इस पर बेटों ने मोहल्ले वालों से कुछ उधार पैसे देने को पूछा, जिस पर सभी मोहल्ले वाले बड़ी आसानी से राजी हो गए, क्योंकि वो अभी तक उनके इस हार न मानने वाले सिलसिले को देख रहे थे। लेकिन सभी मोहल्ले वालों ने बदले में उनसे पेड़ घर की मरम्मत करने को कहा, ताकि वो भी एक बार पेड़ घर का मजा ले सकें। अनुपमा ने मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा किया और अपने लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लिया। अब वो अपने उस पेड़ घर को छोड़कर एक पक्के मकान में रहने लगे। हमारा अपना पक्का घर, यहाँ हर चीज की सहूलियत है और सबसे बड़ी बात यहाँ सुकून और अपनापन है। कह तो आप सही रही हैं भाभी, लेकिन मुझे तो अपने पेड़ घर की भी काफी याद आ रही है। अरे तो निराश क्यों होती हो आरती? हम गर्मियों में फिर वहाँ कुछ समय बिताने चलेंगे। गर्मियां आने पर पेड़ घर फिर से हरा भरा हो गया। चारों बेटों ने पेड़ घर की मरम्मत की और अब उनके साथ साथ मोहल्ले वाले भी वहां आकर कुछ समय बिताया करते।